Hello students, myself Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this lecture of economics. तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था उसके अंदर हमने ये कहा था कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। और ये जितना भी हमने काम किया हमने उसमें यूटिलिटीज देखी, उसके आगे लॉज देखे, वो सारी चीजें हमने क्यों देखी और वो क्यों पढ़ी ताकि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग जो है वो हमने ऑलरेडी जब मैं एक चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने करा था कि एक कंज्यूमर ये कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब एक कंज्यूमर ये कह रहा है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूं, क्योंकि हमने कहा था इक्विलिब्रियम हमेशा एक पॉइंट के थ्रू दिखाया जाता है। तो वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं जहां पर मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रही है और मैं उस पॉइंट से किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं कर रहा हूं। तो अब हमने उसी पॉइंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर एक कंज्यूमर ये कहेगा कि अब मेरी यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो चुके हैं और मैं अब उसमें किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं करने वाला हूं। तो अब हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे दो केसेस में। पहला हम देखेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। फिर हम बात करेंगे कि एक कंज्यूमर जो है वो दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब मैंने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि जब एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी यूज करता है तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज करेगा, और जब वो एक से ज्यादा कमोडिटी यूज करेगा वहां पर वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को यूज करेगा। क्योंकि अब हम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज करेंगे। अब आमतौर पर बुक्स के अंदर ये कहा जाता है या ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपने वन कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब हमारा पर्पस ये नहीं है, हम एक इक्वेशन बाद में ड्राइव करेंगे और वो कैसे होगा उसको एक एग्जांपल से ही हम क्लियर करेंगे। अभी इस इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं, ये आपकी बुक्स आपको सिखाएंगी पर ये हमारे अभी काम की नहीं है, इसको हम बाद में देखने वाले हैं। देखिए, जब हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आप बिल्कुल एक रियलिस्टिक सिचुएशन ले लीजिए कि आप एक कंज्यूमर हैं और आप मार्केट में किसी भी चीज को परचेज करने के लिए जा रहे हैं और आपने सिर्फ एक चीज परचेज करनी है, क्योंकि हम वन कमोडिटी केस देख रहे हैं। अगले केस में आप दो कमोडिटी परचेज कर लीजिएगा। जब आप किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप हमेशा तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं, और वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? पहली चीज वो होती है कि आप जो कमोडिटी ले रहे हैं उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है। अगर मैंने पहले कहा था कि अगर आपको किसी भी कमोडिटी से यूटिलिटी मिलेगी तो ही आप उस चीज को यूज करोगे, अगर आपको उससे यूटिलिटी मिली नहीं है तो आप तो उसको यूज करोगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज जो हम ये देखते हैं किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए कि क्या मुझे उससे कोई यूटिलिटी मिल रही है या नहीं। अगर कोई यूटिलिटी मिल रही है फिर तो हम उसको परचेज करेंगे। दूसरी चीज जो हम ये देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो कमोडिटी मैं परचेज कर रहा हूं उसके बदले में मुझे पैसे कितने देने पड़ रहे हैं। अब ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट कंडीशन पूरी कर ली, आपको एक कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रही थी, आप उसको परचेज करने के लिए रेडी हो गए, पर आपको ये लगा कि इस चीज में उतनी भी यूटिलिटी नहीं है कि मैं इसके बदले में इतने ज्यादा पैसे दूं। एक कमोडिटी आपने ली, आपको उससे यूटिलिटी मिल रही थी, आपको लगा ठीक ठाक सी है, ठीक ठाक से मतलब आप उसके बदले में ठीक ठाक ही पैसे देने के लिए रेडी होंगे। ये नहीं होगा कि मतलब आपको लगता है कि हाँ मतलब मुझे इससे अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीस तक इसकी यूटिलिटी है, मैं इसके बदले में 500 ही दे सकता हूँ। शॉपकीपर आपसे कहता है कि ये तो 2000 की है, आप कहेंगे नहीं फिर मैं परचेज नहीं करता।
सेकंड चीज जो आप ध्यान में रखेंगे वो ये रखेंगे कि आप उसके बदले में कितने पैसे देने वाले हैं। तीसरी चीज जो आप ध्यान में रखेंगे वो ये कि क्या वो जो कमोडिटी आपने परचेज करी वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी, मतलब जितनी आपने उससे यूटिलिटी एक्सपेक्ट करी थी क्या आपको वाकई ही उतनी यूटिलिटी मिली। तो ये तीन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। पहला, क्या आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। नंबर 2, कितना प्राइस दे रहे हैं। तीसरा, क्या वो आपकी यूटिलिटीज पे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रही है कि नहीं उतर रही। अब ये तीन चीजें कैसे समझ में आएगी, इसको हम एक टेबल से समझते हैं। सपोज कीजिए क्योंकि अब सिंगल कमोडिटी केस है तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लगाना है, तो हम वो लगा लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम यहां पर लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, क्योंकि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम करें सिंगल कमोडिटी है तो मान के चल रहे कि वो x है। पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उससे आपको सपोज कीजिए कि 20 मार्जिनलिटी मिली। अब सेकंड से कम मिलने वाली है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लगने वाला है। सेकंड से आपको मार्जिनलिटी मिली 80, थर्ड से मिली 16, फोर्थ से मिली 14 और फिफ्थ से मिली 12। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल हो गया। इस टेबल को बनाने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी कमोडिटी परचेज की जा रही है उसका रेट 4 रुपए, मतलब अगर आप 1 यूनिट खरीदेंगे उसके बदले में आपको 4 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर उसका प्राइस भी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ये चीज कंज्यूम करनी है तो उसके बदले में पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि आप चाहे फर्स्ट लीजिए 2, 3, 4, 5। शॉपकीपर ये कह रहा है कि मेरे प्राइस कांस्टेंट हैं। कैसे? अजम्पशन के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी ये मान के चलता है कि प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट है। अब वो तो चेंज नहीं होने वाले, तो हर एक कमोडिटी का रेट कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। अब इसमें हम एक चीज और लेके चलते हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये कैसे? तो हम यहां पे लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द वर्थ ऑफ अ रुपी, इंपॉर्टेंस ऑफ अ रुपी, मतलब आपको 1 रुपया कितनी मार्जिनल यूटिलिटी दिलवा सकता है। मतलब जब आप किसी को 1 रुपया देंगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो 1 रुपया आप उसको दे रहे हैं उससे आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है। जैसे हम ऑलरेडी अपने पिछले 2 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं मार्जिनलिटी ऑफ मनी की। अगर आपने किसी शॉपकीपर को 1 रुपया दिया, उसने उसके बदले में 1 रुपए की आपको एक टॉफी दी, आपने वो टॉफी खाई, आपको लगा टॉफी खा के मुझे 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10, मतलब आप 1 रुपए से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी वो दिलवाएगा। अब हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कितनी है? 4 है। यानी जब आप किसी को 1 रुपया देंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1 रुपया आपको कम से कम 4 मार्जिनल यूटिलिटी जरूर दिलवाएगा। मैंने यहां पर भी इसको 4 4 4 4 4 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द assumption of a cardinal utility analysis मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट रहती है। ये हमने कल अपने क्रिटिसिज्म में बात की थी। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। कैसे? अब सोचिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 1 रुपए की है, मतलब हमने कहा था 1 रुपया आपको कितनी यूटिलिटी दिलवा सकता है। तो आपको लगा कि अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूं तो मुझे 4 मार्जिनल यूटिलिटी दिलवा सकता है। अब आपने पहली चीज को कंज्यूम किया, उसके बदले में आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली कितने रुपए देके? 4 रुपीस देके। अब 20 मिल रही है 4 से। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये कितने रुपए की होती है? 1 रुपए की। यानी ये आप ये सोच रहे हैं अगर मैंने किसी को 1 रुपया दिया वो 1 रुपया कितनी यूटिलिटी दिलवाएगा, और ये जो 20 यूटिलिटी मिल रही है ये तो 4 रुपए देके मिल रही है। अगर आप सिंपल हिसाब लगाएं तो
₹4 से आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो ₹1 से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी? 20/4, आंसर कितना आएगा? 5। अब सोचिए मैंने क्या किया, मैंने अब 20 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया और आंसर मैंने 5 ले आया। अब मैं 5 क्यों लेके आया? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ₹1 की है और जो कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रही है, देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है भी। ₹1 आपको कितनी यूटिलिटी दिलवा सकता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी मीनिंग ₹1। क्यों? मार्जिनल है, ये वो है जो ₹1 आपको दिलवा सकता है। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी ये वो यूटिलिटी है जो एक कमोडिटी आपको दे रही है। ये दोनों डिफरेंट है। ये ₹1 की मार्जिनलिटी है, ये क्या है? ये जो आप एक्स कमोडिटी परचेज करे थे, ये एक्स कमोडिटी की यूटिलिटी है। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड दिस इज द यूटिलिटी ऑफ अ मनी। अब जो आपको कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रही है एक्स कमोडिटी से, वो ₹4 देके मिल रही है। अब ये तो ₹1 की है, अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब ये ₹1 में है, ये ₹4 में है, तो क्या करें? दो तरीके हैं, या तो इसको 4 में कन्वर्ट कर लो या इसको 1 में कन्वर्ट कर लो ताकि दोनों सेम हो जाए। हमने इसको 1 में कन्वर्ट कर लिया कि अब ₹4 देके मुझे 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, तो ₹1 देके मुझे 5 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है। मतलब जो कमोडिटी मैंने कंज्यूम की एक्स, उसके फर्स्ट यूनिट ने मुझे ₹4 से 20 मार्जिनलिटी दिलवाई और ₹1 से कितनी दिलवाई? 5। ये वो है जो एक्चुअली में मुझे मिली है। पर मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि जो ₹1 से मुझे यूटिलिटी मिलेगी, ये तो वो है जो मुझे मिल रही है। जो मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 4, क्योंकि मैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 लेके चल रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ₹1 मुझे 4 मार्जिनल यूटिलिटी दिलवाएगा, पर एक्चुअली ₹1 ने मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी दिलवा दी? 5। अब मैंने एक्सपेक्ट किया था 4, मिल मुझे 5, मुझे तो ज्यादा मिली, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो फायदा हुआ, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अब मैंने अगला यूनिट कंज्यूम किया। अब मैंने फिर एक्सपेक्ट किया कि अगर मैं ₹1 दूंगा तो मुझे उससे 4 मार्जिनलिटी मिलनी चाहिए। अब उसने बदले मैंने ₹4 दिए, ₹4 देके मुझे 18 मार्जिनलिटी मिली। तो ₹1 से कितनी मिली? 18 डिवाइडेड बाय 4 मुझे मिली 4.5। अब मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा था 4, अब मुझे मिल कितनी रही है? 4.5। रिपीट कर रहा हूं, ₹4 दिए, ₹4 से 18 मार्जिनलिटी मिली, तो ₹1 से कितनी मिली? 18 डिवाइडेड बाय 4, 4.5। ये वो है जो मुझे एक्चुअली मिली है, ये वो है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक्सपेक्टेशन थी कि 4 मिलेगी, मिली 4.5, ज्यादा मिली, तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने अगला यूनिट कंज्यूम किया, फिर मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे ₹1 4 मार्जिनलिटी दिलवाए, तो अब मैंने ₹4 दिए, उससे मुझे 16 यूटिलिटी मिल गई। तो ₹1 से कितनी मिली? 16 डिवाइडेड बाय 4, 4। एक्सपेक्टेशंस कितनी थी? 4 की, मिली भी कितनी? 4, तो बराबर हो गए। अगर मैं अगला यूनिट पे चला जाऊं, अब मैंने एक्सपेक्ट किया कि 4 मिलेगी, मिली कितनी? 14। कितने रुपए देके? ₹4 देके, तो 1 से कितनी मिली? 3.5। अब एक्सपेक्टेशन थी कि 4 मिलेगी, मिली 3.5, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम, तो मैं इस चीज को कंज्यूम नहीं करूंगा। अगर इसको नहीं करूंगा तो इसको तो करने का मतलब ही पैदा नहीं होता। क्यों? इसमें ₹4 से 12 मिल रही है, ₹1 से कितनी मिलेगी? 3। मेरी एक्सपेक्टेशंस 4 थी, तो मैं इसको भी कंज्यूम नहीं करूंगा। अल्टीमेटली मैं कितनी चीजें कंज्यूम करूंगा? इतनी। तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो 3 कमोडिटी को कंज्यूम करने पे आएगा। अब सोचो ये 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या था? 20 थी मार्जिनलिटी ऑफ x, 4 क्या था? प्राइस ऑफ x। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो मैंने बराबर किसको कराया? मैंने मार्जिनलिटी ऑफ x को प्राइस ऑफ x से डिवाइड करके इसको इक्वल कराया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के।
अब सोचने वाली बात है कि मैंने इसको px से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये हमेशा 1 रुपए की होती है। अब ये जो मार्जिनलिटी आपको किसी भी कमोडिटी से मिल रही है, वो जरूरी थोड़ी है वो कमोडिटी भी 1 रुपए की होगी। अब यहाँ पे वो कमोडिटी 4 रुपए की थी, वो 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 10 रुपए की हो सकती है। तो क्या करते हैं, हम करेंगे कि जितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको उसके प्राइस के साथ डिवाइड कर देंगे, ताकि ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाए, 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, so that we can compare 1 rupee utility with 1 rupee utility. That's why we always divide MUX with PX और उसको इक्वेट करते हैं MUM। ये वो है जो मुझे एक्चुअली मिलेगी और ये वो है जो मैं उस 1 रुपए से एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे कितनी मिलने वाली है। अब सपोज कीजिए इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर सपोज करो दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, MUX अपॉन PX जो है वो MUM से ज्यादा है, मतलब जो मुझे एक्चुअली मिल रही है वो ज्यादा है और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो कम है। अब जो मिल रहा है वो ज्यादा है, मिल रहा ज्यादा है, एक्सपेक्ट मैंने कम किया था, तो क्या करेंगे, हम इसकी कंजम्पशन को कंटिन्यू करेंगे। क्यों कंटिन्यू करेंगे, अब ये हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ये भी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब ये चीज जो है वो इससे ज्यादा है, अब ये कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होना, ये कांस्टेंट है ये भी चेंज नहीं होना, अब ये पोर्शन ज्यादा है तो इसको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा, मार्जिनलिटी ऑफ x को कम करना पड़ेगा। और मार्जिनलिटी ऑफ x कम कब होगी, जब इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। उल्टा अगर MUX अपॉन PX जो है वो कम है मार्जिनलिटी ऑफ मनी से, अब जो मुझे मिल रहा है वो कम है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो ज्यादा है, मैंने एक्सपेक्ट किया था ज्यादा, मुझे मिल रहा है कम, तो क्या करेंगे, हम कंजम्पशन को कम करेंगे। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो वो भी दिखा सकते हैं, कैसे, यहां पर हम यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन ले लेते हैं, यहां पर हम लेंगे MUX अपॉन PX और एक हम लेंगे MUM। तो यूनिट्स 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर आपका 3 से है और 5 तक जाना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। अब वो तो बिल्कुल सीधा जाने वाली है, क्यों, वो तो कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 पे। अब अगर आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी मिली 5, सेकंड से मिली 4.5, थर्ड से मिली 4, फोर्थ से मिली 3.5 और फिफ्थ से मिली 5। तो ये आपकी जो कर्व बन गई वो बन गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px का। अब ये दोनों कर्व जो है E पॉइंट पे इक्वल हैं और E पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपका कितनी कम्युनिटीज आ रही है, आपकी 3, तो ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कम्युनिटी। अब इसी चीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं इन केस ऑफ टू कम्युनिटी। अब टू कम्युनिटी में कैसे इसको लेके जा सकते हैं, कुछ नहीं करना, इसी वन कम्युनिटी केस को ही एक्सटेंड कर देते हैं टू कम्युनिटीज में। अगर एक कम्युनिटी थी तो हमने इक्वेशन बनाई MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ये हमारी एक कम्युनिटी थी। अगर कोई और कम्युनिटी एक और भी आ जाए, सपोज करते हैं कि Y कम्युनिटी एक और आ गई, अब इक्वेशन क्या होगी, अब उसकी भी MUY अपॉन PY को किसके बराबर करूंगा, MUM के, क्योंकि मैंने हर एक कम्युनिटी को क्या करना है, उसकी जो मार्जिनलिटी है उसको प्राइस के साथ डिवाइड कर देना है, ताकि उसकी जो मार्जिनलिटी है वो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर सकूं और उसको उसकी मार्जिनलिटी यानी कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसके बराबर कर देना है। अब अगर आप इन दो कम्युनिटी की एग्जांपल ले लें, अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि हम जो assumptions थी उसके अंदर ये मान के चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। अब जो इसके लिए है वही इसके लिए है, राइट हैंड साइड इक्वल, अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल, तो क्या बन गया, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM।
अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो MUX अपॉन MUY PX अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो टू कम्युनिटी के केस में ये हमारी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी। आप इसको भी लिख सकते हैं और आप इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, फर्स्ट कम्युनिटी के केस में अपनी कंडीशन लगा लीजिए, सेकंड कम्युनिटी के केस में अपनी कंडीशन लगा लीजिए। राइट हैंड साइड इक्वल है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ मनी। राइट हैंड साइड इक्वल, द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब इसको हम टेबल के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि हमने टू कम्युनिटीज ली हैं, तो अब जो लॉ यूज होगा वो होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का जो हमने टेबल बनाया था, हम उस टेबल को फिर से यूज करेंगे। यहां पर MUX और यहां पर MUY, तो यूनिट्स 1 2 3 4 5 वही पुराना टेबल मैं यूज कर रहा हूं। यहां पर ये 10 8 6 4 2, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ x है वो 1 रुपए का है, प्राइस ऑफ y जो है वो भी 1 रुपए का है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 8। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं कम से कम उससे 8 यूटिलिटी तो मिलेगी। तो अब अगर ये टेबल हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो अगर वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो x का करेगा, क्योंकि इससे उसको सबसे ज्यादा मार्जिनलिटी मिल रही है। अब मार्जिनलिटी कितनी मिली? 12। कितने रुपए देके? 1 रुपए देके, तो 1 रुपए से मिली 12। मार्जिनलिटी मनी कितनी है? 8। उसने एक्सपेक्ट क्या किया था? भाई 1 रुपए से कितनी मिलेगी? 8। तो एक्सपेक्ट किया था 8, मिली 12, बेनिफिट हुआ क्वांटिटी। अब सेकंड वो यहां पे लगाएगा, थर्ड यहां पे लगाएगा, फोर्थ यहां पे लगाएगा और फिफ्थ यहां पे लगाएगा। तो दोनों कम्युनिटी का जो लास्ट यूनिट कंज्यूम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? x के कितने? 3, y के कितने? 2। तो x के थर्ड से और y के सेकंड से सेम मार्जिनलिटी मिल रही है। इसका मतलब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन में देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी? MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। अब लास्ट यूनिट की x की मार्जिनलिटी कितनी? 8, और x का प्राइस कितना? 1। लास्ट यूनिट जो y का कंज्यूम किया उसकी मार्जिनलिटी कितनी? 8। y का रेट कितना? 1। मार्जिनलिटी ऑफ मनी कितनी? 8। हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। तो इक्विलिब्रियम यहां पे आ गया। अब हम इसको भी एक टेबल के थ्रू तो हमने दिखा दिया, अब इसी को एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। अब डायग्राम हमने कैसे बनानी है? क्योंकि अब हमारे पास दो कम्युनिटीज हैं, तो उसके लिए अब दो डायग्राम्स बनेंगे। पर हम क्या करेंगे? हम दो डायग्राम को एक में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अब आप सपोज कीजिए जो मैं ये ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये क्या है? ये मार्जिनलिटी ऑफ x है, तो ये y एक्सिस हो गया। मार्जिनलिटी ऑफ x दिखा दी मैंने यहां पे, तो मार्जिनलिटी ऑफ x 4 से शुरू होकर 12 पे खत्म हो रही है, तो 2 4 6 8 10 एंड 12। तो ये यूनिट्स ऑफ x हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हैं यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी x। अब मैंने क्या किया? अब मैंने x कम्युनिटी के साथ साथ अब y कम्युनिटी भी दिखानी है, तो मैंने उसकी भी एक डायग्राम बनाई। यहां पर मार्जिनलिटी y ले लिया, इधर मैंने यूनिट्स ऑफ y ले लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। और उस डायग्राम जो ऐसे ही बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी उसको मैंने ऐसे उल्टा दिया। अगर मैंने उसको ऐसे उल्टा दिया तो ये जो y एक्सिस यहां पर था ये पलट के इधर चला जाएगा। अब ये y एक्सिस जो है वो आ गया आपका यहां पर। अब ये आपका y एक्सिस है कौन सी कम्युनिटी का? y कम्युनिटी का। तो अगर अब मैंने पॉइंट तो सेम लिए थे, तो इसके सामने इसका 2, इसके सामने इसका 4, इसके 6 के सामने इसका 6, इसके सामने ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। ध्यान रखिए कि y एक्सिस
मैंने डायग्राम को फ्लिप कर दिया, डायग्राम को मैं उधर ले गया। अगर डायग्राम को मैं उधर लेके गया, अब y एक्सिस यहां पे था, तो इसका मतलब ये 0 किधर चली जाएगी, ये 0 इधर चली जाएगी, ये पूरा उलट गया। तो ये 1 कहां चला जाएगा, यहां पे, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये क्या है, ये हैं यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी y। अब ये y कम्युनिटी के, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले x कम्युनिटी के लिए कर्व बना लेते हैं। तो x के फर्स्ट से आपको मिली 12, y से मिली 10, सॉरी सेकंड से मिली 10, थर्ड से मिली 8, फोर्थ से मिली 6 और फिफ्थ से मिली 4। चेक, 12, 10, 8, 6, 4। तो ये मैंने एक ब्लैक कलर की कर्व बना दी और ये बन गई मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कर्व। अब y की बनानी है, अब y की बनानी है तो y उधर से काउंट करना है। y का फर्स्ट, y के फर्स्ट से आपको कितनी मिली 10, y का सेकंड कितनी मिली 8, y के थर्ड से 6, y के फोर्थ से 4 और y के फिफ्थ से 2। तो इनको मिला दीजिए तो ये बन जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y की कर्व। अब दोनों कर्व्स कहां पर इंटरसेक्ट करें, वहां पर लिख दीजिएगा E से आ जाइएगा नीचे। अब अगर हम E से नीचे आए तो हम x के, जो हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, x के कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं 3। y जो हम अब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं उसके कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, इसी को नीचे ले आइए तो y के कितने हो रहे हैं 2। तो वही हमारे टेबल के अंदर था, हम x के 3 यूनिट्स, y के 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और इससे हमारी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है या जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, वो मैक्सिमम हो रही है। कैसे, अगर हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले से 12, सेकंड से 10, थर्ड से 10, फोर्थ से 8 और फिफ्थ से 8, तो टोटल लगाएंगे तो 48। तो ये हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है एज कंपेयर टू, अगर हम सारे के सारे x पे लगाते 40 मिलनी थी, सारे के सारे y पे लगाते 30 मिलनी थी। तो जब हम दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो टोटल यूटिलिटी या जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। डायग्राम थोड़ा फिर से समझ लीजिए, ये एक्चुअली एक डायग्राम नहीं है, ये दो डायग्राम्स ही हैं। पहले एक डायग्राम बना ली ब्लैक कलर वाली, फिर इसी के ऊपर एक ब्लू कलर वाली सपोज कीजिए बना ली। अब ब्लैक के ऊपर ब्लू नजर नहीं आएगा, तो जो ब्लू डायग्राम थी जो मैंने y कम्युनिटी के लिए बनाई थी, मैंने उसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप करके ये वाला एक्सिस जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो पूरी डायग्राम ही फ्लिप हो गई। ये अगर इधर चला जाएगा तो इसका 0 भी इधर चला जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और जहां पे इसका 5 था और वो 5 जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो दोनों जो कम्युनिटीज हैं उसको हम एक सिंगल डायग्राम के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम दिखा सकते हैं। ये टेबल कोई नया नहीं है, ये जो वही टेबल है जो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी को समझाने के लिए यूज किया था। इस तरह से हम टू कम्युनिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 1 कम्युनिटी केस और 2 कम्युनिटी केस है, दोनों के अंदर जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस रहेंगी वो सेम रहेंगी। अगर सिंगल कम्युनिटी होगा तो MUX/PX is equal to MUM, अगर y कम्युनिटी होगी तो MUY/PY is equal to MUM, और अगर दोनों हो जाएंगी तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी। अगर आप यहां से चेंज करना चाहें तो क्या होगा, अगर हम ये कहें कि x का 1 यूनिट और लेना है तो इधर कितने हो जाएंगे, अब इधर आपके 4 हो जाएंगे। अब आपके पास तो 5 रुपीस है, अगर इधर 4 होंगे तो इधर कितना बचेगा 1, यानी इधर आपको 6 मिल तो जाएगी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मिलेगी 6 जाएगी 8, तो इसका मतलब 2 का नुकसान होगा। अगर यहाँ पर आप 3 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, अब अगर 3 करेंगे इधर 6 मिल जाएगी और उसके लिए 8 छोड़ना पड़ेगा, फिर 6 मिलेंगे 8 छोड़ना पड़ेगा, फिर से 2 का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्योंकि यहाँ पर पूरी नहीं होगी तो इसलिए ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो आ जाती है। अब
इसी के अंदर हम एक चीज और देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि वो कहते हैं कि mux अपॉन px इज ग्रेटर देन muy अपॉन py। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अब देखिए px और py ये तो दोनों कांस्टेंट हैं। आपने सिर्फ इसका न्यूमरेटर देखना है। जो x की वैल्यू है वो ज्यादा है, जो y की वैल्यू है वो कम है। अब आपको क्या करना है? इनको आपने बराबर करना है। अब जिसकी ज्यादा है और इसकी कम है, अब जिसकी ज्यादा है उसको क्या कर लेते हैं? उसको कम कर देते हैं। जिसकी कम है उसको बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। तो अब x की यूटिलिटी सोचिए, आपको x से यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो आप क्या करेंगे? और y से कम मिल रही है ना, तभी तो हमने कहा mux अपॉन px इज ग्रेटर देन my अपॉन py। px और py कांस्टेंट है, डिफरेंस सिर्फ इनमें है। x से यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है तो आप क्या करेंगे? x ज्यादा कंज्यूम करेंगे। y से यूटिलिटी कम मिल रही है तो y की कंजम्पशन कम कर देंगे। जब आप x की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो इसके अगले यूनिट से जो आपको मार्जिनलिटी मिलेगी वो कम मिलेगी, तो ये कम हो जाएगा। जब इसकी कंजम्पशन आप कम करेंगे तो इसके पिछले यूनिट की जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, तो ये बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगे। अगर mux अपॉन px इज लेस देन muy अपॉन py है, अब क्या होगा? अब px और py फिर कांस्टेंट है, यानी अब x की वैल्यू कम मिल रही है, y से ज्यादा मिल रही है, तो अब क्या करेंगे? y की कंजम्पशन बढ़ाएंगे। अगर y की कंजम्पशन बढ़ाएंगे मतलब y पे पैसे ज्यादा लगाएंगे, y पे पैसे ज्यादा लगेंगे तो x पे पैसे कम लगेंगे, इस पे कम लगेंगे तो इसके कम यूनिट खरीदेंगे, इस पे पैसे ज्यादा लगेंगे तो इसके ज्यादा यूनिट खरीदेंगे, इसके ज्यादा यूनिट खरीदेंगे तो इसकी मार्जिनलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, इसके कम यूनिट खरीदेंगे तो इसकी मार्जिनलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ये कम था, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ज्यादा था, ये कम होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? mux अपॉन px और muy अपॉन py क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे और आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। So this is all about consumer equilibrium. I hope आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। Thank you very much.